यहाँ से आने वाली फील्ड लाइन अगर इसके ज्यादा क्लोज थी तो यहाँ की ओर अट्रैक्ट होती, इसके ज्यादा क्लोज थी तो यहाँ की ओर अट्रैक्ट होती। तो यहाँ से निकलने वाली फील्ड लाइन या तो इसकी ओर अट्रैक्ट होगी या हल्का सा इट विल गो लाइक दिस। नाउ सी, आप में से जो भी इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करवाया है, फर्स्ट जितना चार्ज स्ट्रॉन्ग था उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए या उसके अंदर कन्वर्ज होनी चाहिए। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पे लूप्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। अगर आपने ये करा हुआ है तो योर क्वेश्चन फॉर श्योर, योर आंसर फॉर श्योर इज वेरी राइट। नाउ coming to fourth property of electric field lines. Fourth property is they are always attracted by metals. Metals की ओर जाते जाते electric field lines attract हो जाते हैं और inside the metals जहां जहां तक आपके पास metal है वहां वहां तक electric field lines finish हो जाती हैं। Example, this fourth property was attracted towards metals and zero inside metals. Let me suppose यहां पे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अज्यूम कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे थी और इस रीजन में अब मैं किसी मेटल को इंसर्ट कर रहा हूं। ये मेरे पास एक मेटल है, यहां से निकलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले मेटल्स की ओर अट्रैक्ट होंगी। लाइक ये वाली फील्ड लाइन यहां से हल्का सा डाउनवर्ड अट्रैक्ट होगी। अगर यहाँ पे एक और फील्ड लाइन होती, यहाँ पे एक और फील्ड लाइन होती, आपके पास कुछ इस तरीके का रिजल्टेंट मिलता। ये फील्ड लाइन यहां की ओर अट्रैक्ट हो जाती लाइक दिस, ये वाली फील्ड लाइन भी यहां की ओर अट्रैक्ट हो जाती। मेटल के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिजाइड नहीं करती और मेटल के बाहर फिर से वंस अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती। So I think this is clear to you. ऐसा क्यों हुआ है ये हम अपनी आगे वाली क्लासेस में भी एक्सप्लेन करेंगे। अगर अभी आप जानना चाहते हैं तो अभी मैं उसका बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आपको ये बताऊंगा कि नाउ सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्रिएट हुई थी। क्रिएट होने का मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई थी। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड अट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। एंड यू नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब इनसाइड यहाँ पे मेटल है, मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहेंगी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वंस अगेन नोट इट डाउन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टेडी स्टेट आपका रहेगा उस केस में मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। हाँ, छोटे स्पैन के लिए, बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट एक कॉन्टिन्यूटी पे काफी देर के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहो तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस साइड आए हुए हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज से एक बार फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगे। अब इसी का एग्जांपल आप यहां पे देख लो। अगर मेरे पास सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाहर मैं यहां पे एक मेटालिक शेल ले रहा हूं, दिस इज मेटल, यहां से यहां तक मेटल है और ये उसके बाद मेटल के बाहर वाला सरफेस। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होनी चाहिए।
दिस वाज वैक्यूम। यहां से यहां तक देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। रीजन बीइंग यहां से यहां तक मेटल है। तो होना क्या चाहिए बच्चे, जब आपके पास ये अगर मेटेलिक सरफेस है तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाली साइड चले आएंगे बिकॉज हियर इट हैज टू फिनिश इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मेटल के बाहर इलेक्ट्रॉन्स यहां से अंदर आए थे तो ये वाली सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अंदर चले गए थे, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया था, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके बाद फिर से वंस अगेन क्रिएट हो जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसी फोर्थ एग्जाम्पल को मैं फर्दर थोड़ा सा इलॉबरेट कर रहा हूं। आई होप आप अपने नोट्स प्रॉपर बना रहे हो बिकॉज कुछ देर के बाद ये काफी बड़ा डेटा आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। नाउ लेट मी सपोज ये मेरे पास कोई मेटल है, पर ये मेटल के अंदर की कैविटी है। metal is only this part is metal and this is cavity। और यहां पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रिएट होंगी और हल्की सी ये मेटल की ओर अट्रैक्ट होंगी। मेटल के यहां से यहां तक कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगी। एंड सी, यहां पे ध्यान देना, इस कैविटी के अंदर भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिजाइड नहीं करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैविटी के बाहर क्रिएट होंगे। तो कैविटी की अगर मैं यहां पे बात करूं तो कैविटी में इस चार्ज का कोई भी इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस फील नहीं हुआ। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो मेटल ने इस रीजन को प्रोटेक्ट करा है अगेंस्ट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेटल ने इस रीजन को शील्ड करा है अगेंस्ट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सी दिस इफेक्ट यू कॉल एज शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब अगर आपने किसी रीजन को बचाना है बाहर के इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से या बाहर के इलेक्ट्रिक चार्ज से, लाइक अगर यहाँ पे चार्ज है, मुझे इस रीजन को प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पे मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं क्रिएट होने देनी, तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके बाहर एक मेटालिक सरफेस क्रिएट कर दूंगा। तो यहाँ पे जितना भी ये रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेंगी। और शील्डिंग का एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई मेटल है और ये मेटल के अंदर कोई इंसुलेटर रखे हैं मैंने, और बाहर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज अज्यूम कर रहा हूं, थंडर स्टॉर्म वाला चार्ज। अब थंडर स्टॉर्म वाले चार्ज की वजह से अगर आप देखते तो बाकी सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके चार्जेस पे फोर्स लगनी चाहिए, लेकिन मेटल के इनसाइड यहाँ पे आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखोगे वो प्रोटेक्टेड होंगे, वो शील्डेड होंगे। आई होप फोर्थ प्रॉपर्टी क्लियर है आपके लिए और फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज भी क्लियर है आपके लिए। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मेटालिक सरफेसेस। जब भी आपके पास मेटालिक सरफेसेस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उन मेटालिक सरफेसेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एग्जाम्पल, लेट मी सपोज ये मैं आपके पास कोई मेटल दे रहा हूं और मेटल के सामने यहां पे मैंने कोई चार्ज रखा है। इस चार्ज की वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी,
अगर वो इस मेटल को टच करेंगी तो दी शुड बी परपेंडिकुलर टू मेटेलिक सरफेसेस। यहाँ पे भी अगर वो इसको टच करेगी तो स्लांटिंग टच नहीं करेगी, इसको इसके परपेंडिकुलर होना है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं लूं, इसको इसके परपेंडिकुलर होना है। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रही है तो उसको हमेशा परपेंडिकुलरली निकलना है। सी इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लेट्स सपोज ये आपके पास कोई स्फेयर है, स्फेयर के यहाँ पे मैं चार्ज को प्लेस करता हूँ, ये मेटालिक स्फेयर है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो यहाँ पे जाते जाते वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहाँ पे जाते जाते भी इसके परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होने के लिए ये सेंटर की ओर पॉइंट करना चाहिए ये एरो, तो इसीलिए आई एम प्लॉटिंग इट लाइक दिस, एरो सेंटर की ओर हो, एरो यहाँ पे सेंटर की ओर हो। आपको पता है कि रेडियस ही हमेशा स्फीयर के परपेंडिकुलर होता है। सही बच्चे, ऐसा क्वेश्चन आपके एम्स में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपके जेईई एडवांस में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपके नीट के जब आप उसका टफेस्ट पार्ट देखो उसमें आ सकता है। ये सारी चीजें बहुत सिंपल हैं, सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, ऑल्दो अभी थोड़ा सा आपके कोर्स से बाहर है, लेकिन इस मोमेंट पे आप इसे देख लीजिए। Yes, we are talking about sixth property, fifth already we have done it. Now see, जब आप ग्रेविटी की बात करते हो तो this is the direction of gravity. अगर ग्रेविटी को मैं उसकी फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप बोलोगे सर वो लाइंस यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब अगर मैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाऊं तो इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और अगर मैं फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊं तो पोटेंशियल गेन होता है। अगर मैं फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर चलूं तो देखो बच्चे, आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। सो व्हेनेवर यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्रॉप इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गेन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाने से देयर शुड बी नो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो आई होप आप ये प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज while moving in the direction of electric field lines there is potential drop, while moving in direction opposite to electric field lines there is potential gain, and when you are moving perpendicular to electric field lines there is no change in potential. Example, अगर ये मेरी electric field lines है, इस डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी कहते हैं, तो इस डायरेक्शन में जाने से वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस डायरेक्शन में जाने से वोल्टेज गेन होना चाहिए। और अगर आप ऐसे जा रहे हो इस डायरेक्शन में, व्हेन यू आर मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही बच्चे, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स सपोज ऐसे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल गेन होगा। अगर आप ऐसे चल रहे हो, यहां से ऐसे मूव करना है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू यू, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो दिस पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये इक्विपोटेंशियल पोजीशंस होंगे। इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, ये तीनों का वोल्टेज हमेशा बराबर रहेगा।
ओके बच्चे, यहां से थोड़ा सा फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हुए वंस अगेन रिपीट करते हुए, मेटेलिक सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर रहती थी। अगर परपेंडिकुलर रहती थी तो दैट मींस मेटेलिक सरफेसेस हमेशा इक्विपोटेंशियल रहेंगी। इक्विपोटेंशियल मींस सेम वोल्टेज। जितना भी आपके पास मेटेलिक सरफेस होगा उस पे हर पोजीशन पे वोल्टेज सेम रहेगा। नाउ इज आवर सेवेंथ प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी। टर्म कंडक्टर्स तो आपने अपनी लाइफ में सुना ही होगा। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। ऑर्डिनरी कंडीशंस में जिस मटेरियल के थ्रू चार्ज फ्रीली मूव करे उसे आप कंडक्टर कहते हो। लाइक आयरन को कंडक्टर एज्यूम करते हो, आप कॉपर को कंडक्टर एज्यूम करते हो। ऑल मेटल्स यू टेक एज कंडक्टर्स। अगर मैं आपसे पूछूं इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज इजीली मूव नहीं कर सकता। यस, मूव करवाना हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन, उसके अंदर के चार्ज को खींचने के लिए, मूव कराने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सो कंडक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज मटेरियल्स जिसमें ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप चार्ज को मूव करवा सकते हो। इंसुलेटर्स वो वाले मटेरियल्स जिसमें ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप चार्ज को मूव नहीं करा सकते। बट बोथ कंडक्टर्स एज वेल एज इंसुलेटर्स, अगर आप इसकी बात करो, अगर इनको हम मीडियम मान के चले, तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स सभी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ही बने होते हैं, अदर देन वन इंसुलेटर, दैट इज वैक्यूम। जो वैक्यूम होता है आपका, वैक्यूम इज अ परफेक्ट इंसुलेटर। वैक्यूम के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वो कंडक्ट भी नहीं करता। नाउ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के लिए मैं दूसरी टर्म यूज कर रहा हूं फिजिक्स में, एंड दैट टर्म विल कॉल एज डाइलेक्ट्रिक। सो बाय डाइलेक्ट्रिक वी मीन इंसुलेटर। अब अगर मैं यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक एज्यूम कर रहा हूं, तो डाइलेक्ट्रिक की एग्जांपल हमारे पास आएंगी। फर्स्ट एग्जांपल इज वैक्यूम, जो सबसे अच्छा इंसुलेटर है। सेकेंड एग्जांपल इज वुड, थर्ड एग्जांपल इज रबर, and you can go on with n number of examples. Now let me suppose यहां पे मैं कोई पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू होनी चाहिए। सी, ये डाइलेक्ट्रिक था, डाइलेक्ट्रिक के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस हियर वंस अगेन, अगर इस डाइलेक्ट्रिक को फर्स्ट केस में मैं यहां पे वैक्यूम अज्यूम करने लग जाऊं, तो वैक्यूम के अंदर फ्रीली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी। वैक्यूम को अगर मैं किसी दूसरे डाइलेक्ट्रिक से रिप्लेस कर दूं, लेट्स सपोज रबर, तो रबर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी। रबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा। जिस भी मटेरियल के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने नहीं देगा। एग्जांपल, अगर यहाँ पे वैक्यूम होता, वैक्यूम के थ्रू सपोज करो एक्स फील्ड लाइंस पास कर रही थी, अगर मैं रबर लेने लग जाऊं तो रबर एक्स फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा, वो एक्स डिवाइडेड बाय 81 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिड्यूस करेगा, और इस पर्टिकुलर चीज को मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहता हूं। बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आई मीन वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी मटेरियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिड्यूस होता है।
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मिनिमम वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप के से भी डिनोट करते हो, कैपिटल के से, इसका मिनिमम वैल्यू इसका वैक्यूम के लिए होता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कंडक्टर्स के लिए होता है, और कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंफिनिटी रहती है। नाउ सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेटल्स के अंदर से चार्ज तो मूव कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती, और डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास कर सकती हैं लेकिन उसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी जो जनरली आपसे एंट्रेंसेस में पूछी जाती है, आई एम राइटिंग दैट डाउन। अगर मेरे पास ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, व्हाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जाते जाते ये क्लोज आती हैं, आप सब में से कोई मुझे इसका आंसर दे सकता है कि क्यों? ओके देखो बच्चे, अगर ये इंफिनिटी नहीं है तो यहां पे कोई ना कोई मटेरियल पक्का रहेगा, तो दैट मीन्स यहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो जब ये इंफिनिटी की ओर जा रही है, इंफिनिटी पे हमेशा आपके पास वैक्यूम होगा, वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इंक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज होने के लिए उनकी डेंसिटी इंक्रीज होने के लिए मैंने यहाँ पे